Hello, good morning dear students. MA semester 4 Political Science. मैं आप लोगों को 15वां पेपर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया पढ़ा रहा हूँ। उसी पेपर के अंतर्गत सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते हुए आप लोग पिछले क्लास में पंचायती राज सिस्टम का इतिहास और फिर कैसे कैसे ग्रोथ हुआ उसके बारे में जानने का प्रयास किए। किस तरह से विकास हुआ भारत में पंचायती राज सिस्टम का, वो हम लोग पिछले 2 क्लास में देखे। इसी पेपर में अब आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पंचायती राज सिस्टम से पंचायती राज सिस्टम के विकास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, जिसे हम और आप 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के नाम से जानते हैं। तो आज हम सभी यह जानने का, यह समझने का प्रयास करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन क्या है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वतंत्र भारत में सन 1959 में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत होने के बाद प्रत्येक राज्य ने अपनी सुविधा, परिस्थितियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया। तत्पश्चात अधिकांश राज्यों तथा केंद्र सरकार के स्तर पर इन संस्थाओं के कार्य संबंधी स्टडी के लिए कई समितियों का गठन हुआ। लेकिन सत्ता के हस्तांतरण, पावर के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप
सत्ता के बदलने के कारण होने वाले प्रभावों की आशंका ने राजनेताओं, नौकरशाहों और दोनों को ही भयभीत रखा। अतः 73वें संवैधानिक संशोधन तक पंचायती राज संस्थाएं अपने अस्तित्व के संकट से जूझती रही, अपने अस्तित्व के संकट से लड़ती रही। यह जो 73वां संविधान संशोधन है, वास्तव में चौसठवें संविधान संशोधन जो 1989 में आया था, उसी का परिवर्तित और संशोधित रूप है। एक संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयक आया था 64वां, जिसे 1979 में लाया गया था 1989 में, और यह जो 73वां संविधान संशोधन है, इसी 64वें संविधान संशोधन का परिवर्तित और संशोधित स्वरूप है। सन 1989 से 91 तक, 1989 से 91 तक देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार रही। देश में राष्ट्रीय मोर्चा जो है वह सत्ता में रही, केंद्र के सत्ता में रही। अतः राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर में, जिस समय पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस था देश में, उस दौर में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर कुछ विशेष योगदान नहीं दे पाए। पंचायतों के सशक्तिकरण के, पंचायतों के विकास के लिए ये दोनों प्रधानमंत्री जो हुए, कोई विशेष पहल, कोई विशेष योगदान नहीं कर पाए। मंडल कमीशन जो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित था, और राम जन्मभूमि विवाद के उस दौर में पंचायती राज जो आंदोलन जो है वह हाशिए पर जा चुका था। पंचायती राज के संबंध में जो आंदोलन चल रहे थे, उसके विकास के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए और उसके मजबूती के लिए जो आवाज़ें उठ रही थी, जो प्रयास हो रहे थे, जो आंदोलन हो रहे थे, उन प्रयासों को, उन आंदोलनों को, उन आवाज़ों को ये दो प्रमुख मुद्दे, मंडल कमीशन जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित था और राम जन्मभूमि विवाद, ये दोनों प्रमुख मुद्दों ने पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए उठने वाले आवाज़ों को दबा कर रख दिया। हालांकि जून 1990 में बीपीसी सरकार ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात, मुख्यमंत्रियों से वार्ता के पश्चात दिसंबर 1990 में पंचायती राज पर संविधान संशोधन
लोकसभा में प्रस्तुत किया था, किंतु राष्ट्रीय मोर्चा के सरकार के पतन के कारण, राष्ट्रीय मोर्चा के सरकार के चले जाने के कारण वह जो विधेयक था वह पारित न हो सका। सन 1991 में कांग्रेस जो है पुनः सत्ता में आ गई। 1991 में केंद्र में कांग्रेस की पुनः सरकार बन गई और 16 सितंबर 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संविधान का 72वां संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक 64वें संविधान संशोधन विधेयक का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप था। 64वें संविधान संशोधन विधेयक में त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रावधान था। 64वें संविधान संशोधन में 3 स्तरों पर पंचायत राज का उल्लेख किया गया था, पंचायत राज का प्रावधान किया गया था। 72वें संविधान संशोधन में केवल ग्राम पंचायत की ही बाध्यता थी, केवल ग्राम पंचायत की ही प्रावधान था तथा मध्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पंचायतों के गठन के प्रावधान राज्य सरकार की इच्छा पर छोड़ दिए गए थे। ये जो 2 स्तर थे, मध्य स्तरीय और जिला स्तरीय, यह जो है यह राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिए गए थे कि वह इसे लागू भी कर सकती है और लागू नहीं भी कर सकती है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उसी रूप में उत्तरदायी बनाया गया था जैसे राज्य सरकार विधानसभा के प्रति होती है। महिलाओं हेतु 1/3 स्थान आरक्षित किए गए थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था थी तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया था। लोकसभा ने इस 72वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया एवं नाथूराम मिर्था के अध्यक्षता में नाथूराम मिर्था की अध्यक्षता में गठित संयुक्त प्रवर समिति ने विधेयक का गहराई से अध्ययन किया तथा अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी। समिति की रिपोर्ट के पश्चात 72वें संविधान संशोधन जो था वह 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा 73वां संविधान संशोधन जो है 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 22 दिसंबर 1992 को 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और अगले ही दिन, उसके दूसरे ही दिन यह जो है राज्यसभा द्वारा पारित होकर और 17 राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त कर 17 राज्यों ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। 17 राज्यों के विधानमंडलों ने भी इसकी स्वीकृति दे दी। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर यह विधेयक 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम के रूप में लागू हुआ। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में लाया गया और उसके दूसरे दिन राज्यसभा से पारित हुआ
और फिर 17 राज्यों की स्वीकृति प्राप्त करके यह 20 अप्रैल को राष्ट्रपति से भी स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रहा और इसे पूर्ण रूप से 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि फाइनली 24 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल को स्वीकृति मिला राष्ट्रपति से और 24 अप्रैल को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात मध्य प्रदेश वह प्रथम राज्य था जिसने नई व्यवस्था के अंतर्गत मई-जून 1994 में पंचायती राज चुनाव कराए। मध्य प्रदेश जो है पंचायती राज चुनाव कराने वाला 73वें संविधान संशोधन के पश्चात सबसे प्रथम राज्य बन गया। सबसे प्रथम राज्य लागू करने का श्रेय जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। अब तक हम लोग 73वें संविधान संशोधन के पारित होने के परिस्थितियों और लाने के परिस्थितियों के बारे में देखें। अब इसके पश्चात 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किए गए, किन किन प्रावधानों को जोड़ा गया, उसको देखना अनिवार्य है। इसमें सबसे पहला जो है, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होगी। जिसमें गांव के मतदाता मतदान करेंगे, यानी कि कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत का गठन किया जाएगा और उस पंचायत में शामिल जितने भी गांव हैं उसके जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 3 स्तरों पर, 3 लेवल पर कार्य करेगी। लेकिन इसमें कहा गया कि उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या जो है कम है, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। 3 स्तरीय व्यवस्था वहाँ लागू नहीं की गई। पंचायतें ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर होगी, जहाँ और फिर आगे कहा गया इसमें कि तीनों स्तरों की जो पंचायतों का जो चुनाव होगा वह प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा।
डायरेक्ट वोटिंग द्वारा तीनों स्तरों पर चुनाव का प्रावधान किया गया। चौथा, तीनों स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य सरकारें विधानसभाओं में कानून बनाकर सुनिश्चित करेगी। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों को पंचायत सदस्यों को पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार होगा। नंबर 5 में कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में चुनाव संपन्न होंगे। प्रत्येक राज्य में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वह 5 वर्ष पर इन तीनों स्तरों पर चुनाव कराएगा। उसी के निर्देशन में, उसी के डायरेक्शन में चुनाव होंगे और उस चुनाव का पूरा जो नियंत्रण रहेगा वह राज्य चुनाव आयोग पर ही रहेगा। जहां पंचायतें निलंबित होगी वहां 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। किसी पंचायत को अगर किसी कारण से निलंबित रखा गया है तो वहां भी 6 महीने के अंदर में चुनाव करा लेना है। पंचायत नंबर 6 में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कुल सीटों में से 1/3 जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसके जो लोग हैं उनके जनसंख्या के आधार पर इनके आरक्षण की व्यवस्था, इनके आरक्षित सीटों की व्यवस्था की जाएगी और इन आरक्षित सीटों पर यही 2 वर्गों से, यही 2 समुदायों से लोग निर्वाचित होंगे। यही स्थिति पंचायतों के अध्यक्षों के संबंध में भी रहेगी। यानी कि जो मुखिया होंगे, जिनको मुखिया कहा जाता है, बहुत सा जगह ग्राम प्रधान कहा जाता है, उनमें भी इस आरक्षण व्यवस्था को अक्षरास्यतः लागू किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को नंबर 7 में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार जो है अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देगी। पंचायतें पथ कर, यानी कि जो रोड टैक्स होता है, और फीस लेकर अपनी आय की व्यवस्था कर सकती है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा और उसके अनुसार अनुदान देने की अनुशंसा करेगा। राज्य वित्त आयोग जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर समीक्षा करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं की क्या कमियां हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें अनुदान देने का कार्य करेगा। नंबर 8 में कहा गया कि पंचायतों को अपना लेखा जोखा रखना होगा। इसके लिए जो है राज्य विधानसभा कानून बनाएगी। लेखों का लेखा परीक्षण भी होगा।
यानी कि वो जो लेखा जोखा रखेंगे उसका जो है सरकार द्वारा ऑडिट भी कराया जा सकता है, ऑडिट भी कराया जाएगा। इन प्रावधानों के अतिरिक्त और भी प्रावधान किए गए जिसको भी देखना आवश्यक है। नंबर 9 में कहा गया कि पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण के कार्यों से संबंधित योजनाएं तैयार करेंगे। साथ ही कृषि, ग्रामीण आवास, जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएगी, सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी इसके लिए योजनाएं बनाएगी और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं बनाएगी। साथ ही कृषि, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रामीण आवास की स्थिति कैसे सुधरेगी, जल निकास की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना, सड़क की स्थिति को सुधारना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगी। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन जो है उसकी संरचना जो है कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो है संपूर्ण भाग में लागू होगा। निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। नंबर 2 नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य। नंबर 3 मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान है। दार्जिलिंग, गोरखा ये सब क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा। पंचायत 3 स्तरों पर गठित होगी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर। लेकिन जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ पर पंचायतें ग्राम स्तर पर ही गठित की जाएगी। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का कार्य क्षेत्र राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा और ये सभी सभाएं जो है शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि उपबंधित किए जाएंगे। अब पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा उसको भी देखना जरूरी है। सभी स्तरों पर सदस्यों के चुनाव जो हैं वह प्रत्यक्ष रूप से होंगे। नंबर 2 ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी से किए जाने का प्रावधान है। इनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन मध्य और उच्च स्तरों पर अध्यक्षों का चुनाव परोक्ष रूप से ही होगा, इनडायरेक्ट ही होगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो या राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व जो है मध्य स्तर पर व मध्य स्तर के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व उच्च स्तर पर हो न हो या राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। सांसद और विधानसभा के सदस्य मध्य या उच्च स्तर के सदस्य हों यह भी राज्य के विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। आरक्षण तीनों स्तरों पर पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उस पर भी नज़र डालना जरूरी है। तीनों स्तरों पर पंचायतों के अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा इनमें से 1/3 आरक्षण इन वर्गों की महिलाओं का होगा, इन वर्गों की महिलाओं के लिए होगा। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में अध्यक्षों का भी आरक्षण होगा, जिनमें इन वर्गों की 1/3 महिलाएं होंगी। तीनों स्तरों पर कुल सदस्यों और अध्यक्षों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से यानी बारी बारी से आवंटित होंगे। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के अवधि, इनके कार्यकाल के बारे में भी इसमें स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया। पंचायतों का जो कार्यकाल होगा उनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा। इन पंचायतों को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव जो है 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। शक्तियां और अधिकार जो इनको दिया गया, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसे शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके। राज्य सरकार जो है इन पंचायतों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा, इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करेगा, इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा कि यह जो है एक स्वायत्त संस्थान की तरह, ऑटोनोमस बॉडी की तरह कार्य कर सके। पंचायतें जो है आंशिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेगी तथा उन्हें क्रियान्वित भी करेगी। आर्थिक और सामाजिक विकास के विषय जो है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए हैं। विधानमंडलों को कर, पथकर, फीस लगाने, करों का बंटवारा करने तथा अनुदान लेने आदि का प्रावधान करेगा। विधानमंडल जो है, राज्य का जो विधानमंडल जो है वह जो है पंचायतों को कर के संबंध में, पथ कर के संबंध में, फीस लगाने और करों का बंटवारा करने के लिए भी कानून का प्रावधान करेगा। हर 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने से संबंधित विभिन्न सिफारिशें देगा। पंचायतों के हिसाब किताब की जांच आदि का प्रावधान राज्य के विधानमंडलों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के एक एक कार्य और एक एक समस्याओं के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है। पंचायतों के चुनाव कराने और निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा या राज्य निर्वाचन आयोग इस कार्य को करेगा। चुनाव कराना है, उसके वोटर लिस्ट का निर्माण करना है, मतदाता सूची का, ये सारे जो कार्य है राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मे में इस 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। राज्यों के साथ साथ केंद्रीय सरकार भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में पहल कर रही है। इस दिशा में जुलाई 1993 में केंद्रीय सरकार ने राज्यों के पंचायत राज मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाकर इस संबंध में बड़ी पहल की है। इस बैठक में एक क्रियात्मक योजना तैयार की गई। दूसरा प्रयास प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भेजे गए संदेश में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन पर जोर देना है।
सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने संवैधानिक संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए वांछित विधायी और प्रशासनिक कदम उठाने के प्रति सहमति व्यक्त की है। सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रियों की एक समिति गठित की गई, जो समय समय पर मिलकर अपने विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करेगी। इससे जो है पंचायती राज के विकास में सहायता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग 73वें संविधान संशोधन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक्स।